ऑफ यू। एक बार फिर से बायोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर लें। हमारी बायोलॉजी की क्लासेस जो चल रही है उसमें हम पढ़ रहे हैं आवृतबीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन। पिछले 6 वीडियो में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है और जो शेष बच रहा है उसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगला जो हमारी अभी की क्लास जो चलेगी वो क्लास चलेगी पराग कोश का स्फुटन। क्या नाम रहेगा? पराग कोश का स्फुटन। का मतलब ये होगा कि पुंकेसर का सबसे शीर्षस्थ भाग, जब भी हम पुंकेसर बनाते हैं पुष्पका नरजननान, उसका शीर्षस्थ भाग जो बनाते हैं वो कौन है? पराग कोश। अभी तक की जो हमने कहानी पढ़ी उस कहानी में हमने ये पढ़ा कि इस पराग कोश की भित्ति कैसी होती है। इसके भीतर जब इसका हम टीएस काटते हैं, मतलब यूं काटा और यूं काट के इसको ऊपर से जब हम देखेंगे तो इसके अंदर की जो संरचना है वो कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देने वाली है। ये इस तरीके से हमें इसके अंदर क्या दिखता है? पराग कोश दिखता है। इसको हम रफली एक इसका डायग्राम भी बना लेते हैं। अब देखिएगा ये जो बाहरी इस तरह आपको दिख रहा है, इसको जल्दी से हम थोड़ा इसको कवर भी कर लेते हैं। ये इस तरीके से इसकी क्या रहती है? भित्ति रहती है। ये बीच का संयोजी भाग जो है, वेस्क्युलर भाग है वैसे, जो कि यहां से संयोजी ऊतक जो है वो दोनों पराग पालियों को आपस में जोड़े रखने का काम करता है। और ये इसकी भित्ति होगी। ऐसी ही भित्ति यहाँ पर भी होगी। चारों तरफ जो भित्ति है वो उपस्थित होती है और इसी भित्ति को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस कहते हैं। इस एपिडर्मिस के नीचे क्या आएगा? एंडोथीसियम आएगा। इसके नीचे एंडोथीसियम, फिर उसके नीचे क्या आएगा? मध्य परत आएगी, मिडिल लेयर, और सबसे अंदर की तरफ क्या आएगा? कैपिटम आएगी। तो 4 भित्तियां यहां होगी। ऐसी ही 4 भित्तियां इधर भी होगी। ये इधर एपिडर्मिस, फिर इसके नीचे एंडोथीसियम, फिर इसके नीचे मध्य स्तर जो कि 3 से 4 वर्तीय होता है, और सबसे भीतर क्या होगा? कैपिटम होगा। बीच का भाग जो है वो अभी तक आपको रिक्त दिखाई दे रहा है। यहाँ जो है ये हो गई एक पराग पाली की बात। यहां से यदि ले लें तो एक तरफ की ये एक क्या है? एक पराग पाली है। ये दूसरी पराग पाली हो गई। ये आधा भाग जो है जहां से मैंने बीच की रेखा खींच दी, इससे उधर का भाग जो है वो दूसरी पराग पाली। और प्रत्येक पराग पाली जो है वो फिर से 2 भाग में बटी हुई होती है, ऐसा हमने बोला था। और उसका एक भाग जो है वो क्या कहलाता है? पराग पुट या लघु बीजाणुधानी कहलाता है। इसको कहते हैं हम पराग पुट या फिर लघु बीजाणुधानी। तो एक पराग पाली के अंदर 2 पराग पुट, ऊपर की तरफ भी पराग पुट, नीचे की तरफ भी पराग पुट। ऐसे ही इधर भी एक ऊपर की तरफ पराग पुट, नीचे की तरफ पराग पुट। इसी पराग पुट को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी कहते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि यहाँ जो इसके चारों तरफ की भित्ति है, 4 भित्तियां जिसको हम पराग कोश की भित्ति कहते हैं, वो इधर भी है, इसके चारों तरफ भी है, इसके चारों तरफ भी है, इसके चारों तरफ भी है और इसके चारों तरफ भी है। और इनके अंदर क्या होगा? यहाँ पर भी लघु बीजाणु का जनन होगा। मतलब यहाँ पर भी कई सारे लघु बीजाणु भरे हुए रहेंगे, यहाँ पर भी कई सारे लघु बीजाणु भरे हुए रहेंगे, और यहाँ पर भी कई सारे लघु बीजाणु भरे हुए रहेंगे, और यहाँ पर भी कई सारे लघु बीजाणु भरे हुए रहेंगे।
मतलब लघु बीजाणु का जनन होगा, परागकण का निर्माण। इससे पीछे वाला 2 वीडियो हमने देखा, उसमें यही देखा था लघु बीजाणु का जनन कैसे होता है। अब ये लघु बीजाणु बन गया, प्रिपेयर हो गया, ये पूरा पराग कोश एंथर जो है ये मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया। यहाँ पर हमें लिखना है परिपक्व पराग कोश का स्फुटन, परिपक्व पराग कोश का स्फुटन। अब ये स्फुटन किस तरीके से होगा, ऐसा क्या होगा इसके अंदर जिसकी वजह से ये पराग कोश की जो भित्ति है यह स्वतः ही फट जाएगी और इसके अंदर भरे हुए पराग कण जो है वो बाहर निकल आएंगे। देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर जो पराग कण बने हैं या जिसको हम लघु बीजाणु कह रहे हैं वो बने हैं जब तक अंदर पड़े हैं किसी काम के नहीं, क्योंकि इनको यदि नए फल का निर्माण करना है, प्लांट की लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा और इसी पुष्प या अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाना पड़ेगा, फिर वहां से उसको बीजांड तक जाना पड़ेगा, वहां पर आपको एक अंडाणु मिलेगा, उसकी अलग से एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम फिर से पढ़ने वाले, आगे पढ़ने वाले। तो यहाँ इस अंडाणु तक पहुंचेगा तब जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस घर के अंदर पड़ा रहने से इसका कोई काम सफल नहीं होना है। यदि इसको काम करना है तो इसको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जैसे हमें अभी नहीं निकलना, कोरोना काल में घर में ही रहना है, लेकिन इसको निकलना पड़ेगा यदि इसको अपना काम करना है, तो नहीं तो बिजनेस कब में। अब इसको बाहर आना है, बाहर आना है तो इसके आगे जो दोनों तरफ, चारों तरफ जो दीवार है, ये इधर की परागकोश भित्ति है, ये दोनों भी जो लघु बीजाणु धानियां हैं उनके बीच की जो पट्ट है, ये सब कुछ इसको घेर कर बैठे हैं। तो करना क्या पड़ेगा, इसको बाहर निकलने के लिए अपने चारों तरफ की बाउंड्री को तोड़ना पड़ेगा, और चारों तरफ की जब बाउंड्री टूटेगी तो ये अपने आप ही लघु बीजाणु जो है वो बाहर निकल जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि लघु बीजाणु धानी जो है इसकी भित्ति जो है, कहने का मतलब ये हुआ कि पराग कोश की भित्ति जो है जब परिपक्व हो जाती है तो स्वतः ही फट जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पराग कोश का स्फुटन कहते हैं। पराग कोश फट जाना, पराग कोश जब फटेगा तो उसके अंदर के लघु बीजाणु जो है वो स्वतः ही क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब होता कैसे है, इसके अंदर जो परिपक्व जब परागकोश हो जाता है, परागकोश के परिपक्व होने के पश्चात इसकी 2 स्तर, कुल मिला के 4 स्तर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम, 4 स्तर। यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। 4 स्तरों में से 2 स्तर जो है मिडल लेयर और टेपिटम, कौन, मध्य स्तर तथा टेपिटम। मध्य स्तर और टेपिटम दोनों क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, अपने आप ही टूट जाते हैं। टेपिटम कोशिकाएं जब तक लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा था तब तक उसको पोषण दे रही थी, और जैसे ही लघु बीजाणु का निर्माण हो गया उनका काम खत्म हुआ और क्या होगी, स्वतः ही समाप्त हो गई। तो कहने का मतलब 2 स्तर तो वैसे ही गायब हो गए। तीसरा क्या गायब हो जाएगा, ये 2 लघु बीजाणु धानियों के मध्य का जो पट है, ये पट भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। 2 लघु बीजाणु धानियों के बीच का पट जो है वो भी क्या गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। तो ये लिख दिया हमने 2 पराग पुटों के मध्य का पट टूट जाता है, टूट जाता है। ये परिपक्व होने के बाद की स्थिति है, लघु बीजाणु निर्माण होने के बाद की स्थिति। टेपिटम समाप्त, मध्य स्तर समाप्त, और दोनों परागपालियों के परागपटों के मध्य का जो है ये पट भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हमारे क्या समझ में आया, हमारे ये समझ में आया कि 2 लघु बीजाणु धानियां जो है वो आपस में मिल चुकी है। 2 लघु बीजाणु धानियों के अंदर जितने लघु बीजाणु थे वो सारे के सारे किस में आ गए, एक ही चैम्बर में आ गए। अब ये 2 अलग अलग चैम्बर ना रहकर क्या हो जाएगा, ये टेपिटम गई, मध्य स्तर गया, इधर की टेपिटम और मध्य स्तर गया, ये दोनों गए। ये पहले आगे शीर्ष भाग जो है ये आपस में जुड़ा हुआ होता है और इधर का भी ये जुड़ा हुआ होता है। और अब क्या हो गया, इनके अंदर से जो 2 स्तर है वो चले गए और इस तरीके से अब बन गया ये एक ही चैम्बर बन गया, जिसके अंदर दुनिया भर के क्या भरे हुए पड़े हैं, लघु बीजाणु भरे हुए पड़े। यहाँ पर भी लघु बीजाणु, ये लघु बीजाणु,
लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, ये सारे क्या है? अगुणित है। अगुणित लघु बीजाणु जो है यहाँ पर क्या हुए हैं? भरे हुए पड़े। अभी तक ये बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अभी तक इनका पूरा गेट खुला नहीं है। अभी तक दो दीवार आगे हैं, दोनों दीवारों को तोड़ना है, तब जाकर ये क्या करेंगे? यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। अब क्या होगा? अब होता यह है कि ये जो एंडोथीशियम है, अंतस्थीशियम, जब मैंने अंतस्थीशियम पढ़ाया था उस समय आपको कहा था कि ये पराग स्फुटन में सहायक होती है। ये कोशिका जो होती है, इस कोशिकाओं की अग्रशीर्ष की जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं को कहते हैं ओष्ठ कोशिकाएं। क्या नाम रहता है? ओष्ठ कोशिकाएं। ओष्ठ संस्कृत भाषा का शब्द है, ओठ के लिए यूज होता है ओष्ठ कोशिकाएं। ये ओष्ठ कोशिकाएं यहाँ पर है, इसकी भी ओष्ठ कोशिकाएं होगी एंडोथीशियम की। ओष्ठ कोशिकाएं जो है ये यहाँ पर है। अब देखिएगा, दो अलग अलग लघु बीजाणु धानियों की जो अंतस्थीशियम है वो आगे आकर आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई है, और इधर भी दो अलग अलग लघु बीजाणुओं की अंतस्थीशियम आकर आपस में आगे जुड़ी हुई है। अब क्या होता है? इन कोशिकाओं के अंदर जो एंडोथीशियम की कोशिकाएं हैं, इनमें जल का हास होता है। किसका हास होता है? जल का हास। मतलब अब इन कोशिकाओं तक जल नहीं पहुंचता है, और जैसे ही जल का हास होता है तो इन कोशिकाओं की आंतरिक भित्तियां जो है, ये मान लीजिएगा कि इस तरीके से कोशिकाएं जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। इस तरीके से कोशिकाएं होती है, और ये मान लें इसकी ओष्ठ कोशिका, शीर्ष कोशिका, और ये इधर सामने की जो है एंडोथीशियम है, मान लिया। ये नीचे की लघु बीजाणु धानी की एंडोथीशियम, ये इसकी ओष्ठ कोशिका है, और ये ऊपर की लघु बीजाणु धानी की एंडोथीशियम। अब होता क्या है? जैसे जल का हास होता है तो इसकी आंतरिक भित्ति जो है, आंतरिक भित्ति जो है वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है। आंतरिक भित्ति में खिंचाव उत्पन्न होता है, और जैसे ही खिंचाव उत्पन्न होता है तो ये सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, और जब सिकुड़ेगी, दोनों तरफ से आंतरिक भित्तियां सिकुड़ेगी, तो मामला क्या होगा कि यहाँ की जो ओष्ठ कोशिकाएं हैं, इन ओष्ठ कोशिकाओं के ऊपर दाब पड़ेगा, और जब इन ओष्ठ कोशिकाओं के ऊपर दाब पड़ेगा तो ये स्वतः ही एक दूसरे से क्या होती जाएगी? दूर होती जाएगी, और इसके अंदर की स्थिति कैसी बन जाएगी? अब ये आपस में जुड़ी हुई न रहकर, आपस में जुड़ी हुई न रहकर, लघु बीजाणु समाप्त नहीं होते हैं, मैंने चित्र बनाने के लिए मिटा दिया इसको। ये इस तरीके से जो है यूं मुड़ जाती है, ये इधर से यूं मुड़ गई और इधर से यूं मुड़ गई, क्योंकि अंदर की तरफ खिंचाव होगा तो ये इस तरीके से मुड़ जाएगी। अब इस तरीके से मुड़ गई, अब इसके अंदर क्या पड़े थे? लघु बीजाणु, और ये लघु बीजाणु जो है ये स्वतः ही इसके अंदर से बाहर निकल जाते हैं, और ये स्वतंत्र हो जाते हैं। अब ये कीट के साथ जा सकते हैं, पक्षी के साथ जा सकते हैं, या फिर हवा के साथ जा सकते हैं, जल के साथ जा सकते हैं, किसी भी तरीके से अगले पुष्प या इसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र है। तो कहने का मतलब ये होगा कि परिपक्व होने पर पराग कोश की भित्ति फटकर उसमें उपस्थित लघु बीजाणुओं का बाहर आना क्या कहलाता है? पराग कोश का स्फुटन कहलाता है। अब सभी पादपों के अंदर पराग कोश का स्फुटन जो है वो एक तरीके से न होकर विभिन्न तरीकों से होता है, और वो तरीके कौन कौन से हैं उसको हम देखने वाले हैं कि पराग कोश का स्फुटन किस तरीके से होता है अलग अलग पादपों में। अभी देख रहे हैं, पराग कोश का स्फुटन जो है वो 4 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? 4 तरीके से। पहला तरीका कौन सा? अनुदैर्ध्य स्फुटन, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिट। दूसरा जो तरीका होता है उसको कहते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ स्फुटन, ट्रांसवर्ज स्प्लिट।
तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं कपाटीय, कपाटीय स्फुटन, कपाटीय स्फुटन, वॉल्व स्प्लिट। और चौथा जो तरीका होता है उसको कहते हैं सरंध्री स्फुटन, है ना, या पोरस प्रकार का स्फुटन। चार तरीके से विभिन्न पादपों के अंदर परागकोश जो है उसका स्फुटन होता है। कैसे कैसे होता है? पहला अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य कहीं पर भी शब्द आ जाता है, इसका मतलब होता है कि उसकी लंबाई के अनुदिश, जैसा कि ये परागकोश है, यदि इसमें स्फुटन यूं कहीं होता है, इस तरीके से होता है, तो वो क्या होगा? वो अनुदैर्ध्य प्रकार का स्फुटन होगा। जैसे कि ये डस्टर है, इस डस्टर के अंदर स्फुटन यूं कहीं पर होता है, ऐसे यदि ये फटता है तो ये अनुदैर्ध्य, यूं फटता है तो ये अनुप्रस्थ है। तो इस तरीके से यदि स्फुटन होगा तो वो कैसा होगा? अनुदैर्ध्य प्रकार का स्फुटन होगा। तो मान लीजिएगा कि ये कोई परागकोश है और परागकोश के अंदर दो परागपालियां होती है, ये दो परागपाली होगी, सामान्यतः हमने पढ़ा है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें एक परागपाली भी होती है। अब देखिए, ये दो परागपाली जो है, इसमें से प्रत्येक परागपाली, एक परागपाली जो होती है उसका एक हिस्सा जो होता है योजी उत्तक के समीप होता है, दूसरा हिस्सा जो है बाहर की तरफ होता है। तो बाहर की तरफ वाला जो हिस्सा है उसमें इस तरीके से खांच बनती है, अनुदैर्ध्य तरीके से क्या बनती है? खांच बनती है। और खांच बनकर यदि वो फट जाता है तो ऐसा स्फुटन जो है वो क्या कहलाता है? अनुदैर्ध्य प्रकार का स्फुटन कहलाता है। ऐसा स्फुटन हमें देखने को मिलता है गुड़हल के अंदर, कपास के अंदर इत्यादि के अंदर। हम देखते हैं मालवेसी कुल के सदस्य हैं, इनके अंदर हमें देखने को मिलता है इस तरीके का स्फुटन। फिर होता है अनुप्रस्थ स्फुटन। अनुप्रस्थ स्फुटन अभी आपको बताया कि मान लेते हैं कि ये क्या है? आपका परागकोश है और इस परागकोश के ऊपरी शीर्ष से इस तरीके से जो परागकोश की भित्ति है वो इस तरीके से अनुप्रस्थ तरीके से यदि टूट जाती है और उसके अंदर के जो पराग कण है वो इस तरीके से बाहर निकल जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ स्फुटन कहते हैं। और ऐसा आपको देखने को मिलता है तुलसी में, ओसीमम शैंकर। उसके बाद में तीसरे प्रकार का स्फुटन जो होता है वो कपाटीय स्फुटन। कपाटीय स्फुटन क्या होता है? वॉल्व प्रकार का। वॉल्व किसको कहते हैं? दरवाजे को। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ खांच बन रही है, दरवाजा नहीं बन रही, यहाँ पर खांच बन रही है। और वो खांच से इस तरीके से मान लेते हैं कि ये एकदम सही से परागकोश था, फिर इसके अंदर क्या बन गई? खांच बन गई। और खांच बनने से इसके परागकोश जो है अंदर से बाहर निकल रहे हैं, तो इस तरीके को तो हम क्या कह रहे हैं? अनुदैर्ध्य। यदि अनुदैर्ध्य तरीके से ही मान लेते हैं कि ये यहाँ पर मैंने बना दिया एक परागकोश जिसकी दो परागपाली। अब प्रत्येक परागपाली के अंदर स्फुटन कुछ इस तरीके से होगा कि उसमें दरवाजे बन गए। किस तरीके से? यहां से ये इस तरीके से खुल गया दरवाजा। अब ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से दरवाजा खुला है और ऊपर की तरफ चला गया। इस तरीके से दो या दो से अधिक कपाट बन जाते हैं या दरवाजे बन जाते हैं, तो इस तरीके का जो स्फुटन है वो हम क्या कहेंगे? इसको कपाटीय प्रकार का स्फुटन कहते हैं। और ऐसा हमें देखने को मिलता है दालचीनी में। किसमें? दालचीनी के अंदर देखने को मिलता है, बाहर बेरी के अंदर देखने को मिलता है। मतलब कपाट की तरह, दरवाजों की तरह यदि परागकोश का स्फुटन होता है तो उसको कपाटीय स्फुटन कहते हैं। और चौथा होता है सरंध्री स्फुटन। स मतलब सहित, रंध्र मतलब छेद, छिद्र रहित, सहित। जैसे मान लेते हैं ये परागकोश है और इस परागकोश के ऊपर कई सारे जो इसकी भित्ति है इसमें छेद हो जाएंगे। और छेद हो जाएंगे तब भी क्या होगा? इसके अंदर से लघु बीजाणु जो है वो बाहर निकल सकते हैं, वायु के साथ जा सकते हैं, कीटों के साथ जा सकते हैं। मतलब परागकोश की भित्ति में छिद्र हो जाना, छिद्र युक्त स्फुटन जो है उसको क्या कहते हैं? सरंध्री स्फुटन कहते हैं। और ये जो सरंध्री स्फुटन है ऐसा हमें देखने को मिलता है सोलेनम, सोलेनम जीनस के अंदर। जैसे आप देखते हैं आलू, बैंगन इत्यादि के अंदर इस तरीके का स्फुटन देखने को
मिलता है। अब देखिएगा जब स्फुटन हुआ तो स्फुटन होने के बाद परागकण जो है वो बाहर निकल गया। अब परागकण बाहर निकलने के बाद इसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। इसका मेल गैमेटोफाइट का मतलब नर युग्मकोद्भिद का विकास होगा। अब नर युग्मकोद्भिद का विकास जो है वो किस तरीके से होता है इस बात को हम जानेंगे अभी आगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं उसका विकास कैसे होता है देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद या इसको अंग्रेजी में बोले तो मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, ये मेल गैमेटोफाइट कंडीशन है क्या। हमने जब पहला जो वीडियो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि प्रत्येक प्लांट की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, उसका अपना एक जीवन चक्र होता है। उसमें से जो डिप्लॉन्टिक किस्म की लाइफ साइकिल थी, उस डिप्लॉन्टिक किस्म की लाइफ साइकिल के अंदर हमने देखा था कि उसका मूल पादप जो होता है वो स्पोरोफाइटिक जेनरेशन में रहता है, बहुगुणित अवस्था में रहता है। इस बहुगुणित अवस्था से किसका निर्माण होता है, स्पोर्स का। किसका होता है, स्पोर्स का। और इस स्पोर्स से ही किसका निर्माण होता है, जब इस स्पोर का डेवलपमेंट होता है तो किसका निर्माण होता है, गैमेटोफाइटिक जेनरेशन। गैमेटोफाइटिक जेनरेशन का फॉर्मेशन, युग्मकोद्भिद अवस्था। और युग्मकोद्भिद अवस्था से क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। और युग्मक जो है वो निषेचन करके फिर से बनाएंगे क्या, जाइगोट, जिसको युग्मनज कहते हैं। और ये युग्मनज जो है किसका निर्माण करेगा, स्पोरोफाइटिक जेनरेशन का निर्माण। तो अभी तक हम पहुंचे कहां तक है, हम यहां से स्टार्ट किया था हमने स्पोरोफाइटिक प्लांट्स से। तो पौधा हमने लिया था जिसके पुष्प की हम बात कर रहे थे, वो किस अवस्था में, यदि हम बात करें आवृत विधि पौधों की, तो वो हमेशा किस कंडीशन में रहते हैं, स्पोरोफाइटिक जेनरेशन में रहते हैं। उसका मूल पादप होता है स्पोरोफाइटिक होता है। उसके बाद बने स्पोर। तो स्पोर कौन से होंगे, जिसको हम परागकण कह रहे हैं, लघु बीजाणु कह रहे हैं, वो है क्या, वो स्पोर है। क्या है, स्पोर। किस प्रोसेस से बना, मियोसिस से, अर्धसूत्री विभाजन से बना। क्या अर्धसूत्री विभाजन कहीं पर हुआ था, बिल्कुल हुआ था। कहां पर, जब लघु बीजाणु जनन हुआ था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने पढ़ा था पहले। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो था उसमें हुआ था मियोसिस। और मियोसिस के थ्रू जो संरचना बनी वो क्या है, स्पोर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो परागकण निर्मित हुआ है वो परागकण क्या है, स्पोर है, अगुणित हैप्लॉइड स्पोर है। अब ये जो है इसके अंदर होगा डेवलपमेंट, परिवर्तन, या जो कहें डेवलपमेंट से भी अच्छा शब्द इसके लिए आप यूज कर सकते हो, अंकुरण। क्या होगा इसका, स्पोर का अंकुरण होगा। और जब स्पोर का अंकुरण होगा तो किसका निर्माण होगा, युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण होगा। और इस युग्मकोद्भिद पीढ़ी से ही क्या बनेगा, युग्मक बनेगा, मेल गैमेट बनेगा। क्या बनेगा, मेल गैमेट। और ये जो मेल गैमेट बनेगा वो फीमेल गैमेट के साथ करेगा फ्यूजन, और उससे निर्माण होगा किसका, जाइगोट।
तो जो गेमेटोफाइटिक जनरेशन आएगी, वो गेमेटोफाइटिक जनरेशन, इसको हम कहते हैं कि अल्पकालिक है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आवृत्त विधि पादप के जीवन काल की गेमेटोफाइटिक स्टेज कौन सी है, भाई किस संरचना को आप कहोगे कि वो गेमेटोफाइटिक कंडीशन है। जैसे यहाँ पर आप मूल पादप को स्पोरोफाइटिक कह रहे हो, स्पोर्स लघुबीजाणु को कह रहे हो, जैसे आपका परागकण निर्मित हुआ वो स्पोर है, ऐसे ही गुरु बीजाणु भी क्या है, स्पोर है। उसके बाद जो गेमिट बनेंगे, मेल और फीमेल गेमिट बनेंगे, वो क्या हो गए, गेमिट हो गए। उसके बाद जाइगोट, इनके फ्यूजन से जो बनेगा वो जाइगोट हो गया। लेकिन यह गेमेटोफाइटिक जनरेशन कौन सी है, ये गेमेटोफाइटिक जनरेशन हम बोलते हैं किसको, अंकुरित स्पोर को। तो हम क्या कहेंगे कि अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। मतलब अंकुरित परागकण ही क्या है, नर युग्मकोद्भिद अवस्था है, या सबसे छोटी अल्पकालिक अवस्था जो है पूरे जीवन चक्र की, वो क्या है, अंकुरित लघु बीजाणु है। दूसरी चीज यहां से हमें ये जाननी है, यदि मैं आपसे पूछूं कि इस युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रारंभिक अवस्था या प्रथम कोशिका कौन सी है, तब भी आपका जवाब क्या रहेगा, लघु बीजाणु। या फिर यूं कहेंगे कि परागकण, या तो इसको परागकण कह लो या लघु बीजाणु कह लो, परागकण या लघु बीजाणु युग्मकोद्भिद पीढ़ी की, युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका कौन है, परागकण या लघु बीजाणु। इसी से किसका निर्माण होगा, युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण। अब हमें ये जानना है, ये डेवलपमेंट बढ़े उससे पहले हमें जानना है कि ये स्पोर खुद होता कैसा है, अर्थात परागकण की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में हमें जानना है। परागकण कहां पर बनता है, ये चीज हम जान चुके हैं, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि परागकण कैसा होता है, उसकी संरचना क्या है, इसके बारे में हमने अभी तक नहीं जाना। तो जानते हैं परागकण कैसा है। पहले हम जानते हैं परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रैन। पोलन ग्रैन की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में हम जानें। तो पोलन ग्रैन जो होता है अति सूक्ष्म होता है। कैसा होता है, अति सूक्ष्म, जिसको सामान्यतः खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोपिक होता है। दूसरी बात करें तो जब ये लघु बीजाणु चतुष्क से पृथक हो जाता है, तो उसके बाद उसका आकार आकृति जो होती है वो या तो हो जाती है अंडाकार, या ये हो जाता है गोलाकार। कैसा हो जाता है, अंडाकार या गोलाकार। इसका शेप कैसा होता है, या तो अंडे के आकार का होता है या गोले के आकार का, अति सूक्ष्म है। अगली चीज हमें ये देखनी है कि जहां पर वायु परागण होता है, जिन पादपों के अंदर वायु परागण होता है, वायु परागण, अब इसमें सोचने का विषय है ये कि जहां जहां वायु परागण होता है वहां पर परागकण जरूरी नहीं है कि उसी वृत्तिकाग्र तक पहुंचे। अतः आवश्यकता है कि यहां पर पराग कणों की संख्या क्या हो, ज्यादा। पराग कणों की संख्या ज्यादा तथा आकार अपेक्षाकृत छोटा। जहां वायु परागण होता है वहां पर पराग कणों की संख्या ज्यादा एवं आकार अपेक्षाकृत
छोटा होता है, जबकि जहां पर कीट परागण होता है, कीट परागण, तो यहाँ पर प्रायिकता बढ़ जाती है परागण की, क्योंकि कीट है वो एक पुष्प से या परागकोश से परागकण को लेकर वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है, तो अपने आप ही प्रायिकता क्या हो गई, बढ़ गई। और जब प्रायिकता या संभावना कहें कि परागकण की संभावना बढ़ जाती है, तो यहाँ पर परागकणों की आवश्यकता स्वतः ही क्या होती है, कम होती है। तो जिन पादपों में कीटों द्वारा परागण होता है, वहां पर पराग कणों की संख्या, पराग कणों की संख्या कम तथा आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। जहां पर कीट परागण है, वहां पर पराग कणों की संख्या अपेक्षाकृत कम और आकार जो है वो बड़ा होता है। एक पादप है, यदि हम बात करें पौधों के अंदर परागकण जो है, पराग कणों का आकार यदि देखें तो सबसे छोटा जो परागकण होता है वो होता है, एक पौधा है मायोसिटस। इसके अंदर परागकण जो होते हैं वो सबसे छोटे आकार के होते हैं, जबकि एक पौधा है जिसका नाम है मिराबिलस जालापा, इसके अंदर परागकण जो है उसका आकार सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटे आकार का परागकण जो है वो होता है मायोसिटस के अंदर, और सबसे बड़े आकार का परागकण जो है वो किसके अंदर होता है, मिराबिलिस जालापा के अंदर जो है सबसे अधिक आकार का या बड़े आकार का जो है वो परागकण पाया जाता है। अब आगे हम देखते हैं इसकी संरचना में क्या है। परागकण की सामान्य संरचना जो है, क्योंकि परागकण को हम क्या कह रहे हैं, परागकण एक कोशिका है जिसमें एक केंद्रक होता है और जीवद्रव्य होता है। अब जो परागकण है इसके अंदर केंद्रक जो है वो कैसा होता है, अगुणित होता है, मतलब उसमें गुणसूत्र जो है मूल पादप के अंदर कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं उनका आधे गुणसूत्र होते हैं। जैसे मैं एक परागकण की सामान्य संरचना बनाऊं तो परागकण जो है वो दो भित्तियों से घिरा होता है, दो भित्तियों से घिरा होता है। इसकी बाहरी भित्ति जो होती है उसको क्या कहेंगे, बाह्य भित्ति, और जो आंतरिक है उसको क्या कहेंगे, अंतः भित्ति। दो भित्तियों से घिरा हुआ है, बाह्य भित्ति जिसको कह रहे हैं एक्साइन, और आंतरिक भित्ति अर्थात इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन से घिरी हुई एक कोशिका है जो कि अगुणित है। इसकी बाह्य भित्ति जो होती है वो अपेक्षाकृत मोटी एवं मजबूत तथा सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है, सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। इसके साथ ही साथ ये जो भित्ति होती है, बाह्य भित्ति, इसका निर्माण होता है स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से। किससे होता है, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से, जैसा कि जो कि हमने यूनिस्काय में देखा था। इसके अतिरिक्त ये जो बाह्य भित्ति होती है इसमें कुछ एक दो अथवा या फिर दो से अधिक भी हो सकते हैं छिद्र उपस्थित होते हैं, और इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। क्या बोलेंगे,
पोर, क्या बोलेंगे, जनन छिद्र या जर्म पोर बोलेंगे। ये छिद्र किस में होंगे, एक्साइन में होंगे, ना कि इंटाइन। इंटाइन जो होती है वो अपेक्षाकृत पतली एवं कमजोर झिल्ली है, पतली एवं कमजोर झिल्ली है। साथ ही साथ ये क्या करती है, इसका जो जीव द्रव्य होता है अंदर का, उस जीव द्रव्य को घेरे रखती है। इसके अतिरिक्त यदि बात करें कि ये बनी हुई किसकी है, तो ये सामान्यतः पेक्टोसेलुलोज से निर्मित है। पेक्टोसेलुलोज से निर्मित एक बहुत पतली झिल्ली होती है, जो कि जब पराग अंकुरण हो रहा होता है तो जनन छिद्र से यह झिल्ली जो है बाहर की तरफ अतिवृद्धि करके क्या कर लेती है, पराग नलिका का निर्माण कर लेती है। तो ये झिल्ली अंदर की तरफ है और ये झिल्ली जो है बाहर की तरफ है। एक सामान्य सी यदि मैं संरचना बनाऊं परागकण की, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी। मान लीजिएगा कि ये एक बन गई झिल्ली, इस तरीके से इसको थोड़ा अंडाकार बन गया, इसको गोलाकार बना लीजिएगा। ये हो गई आपकी एक बाहरी झिल्ली, इसके अंदर रहेगी ये एक और झिल्ली। अब ये जो है बाहर वाली जो मोटी संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कहेंगे बाह्य भित्ति। ये क्या कहलाएगी, बाह्य भित्ति। ये जो अंदर वाली पतली सी एक झिल्ली बनाई मैंने, इसको हम क्या कहेंगे, अंतः भित्ति। इसको बोलेंगे अंतः भित्ति। ये होगी अंतः भित्ति, ये होगी बाह्य भित्ति। अब यहां पर इसमें आपको ये जो पोर्स दिख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जाम पोर्स कहते हैं, ये जाम पोर कहलाते हैं। अब जो ये बाह्य भित्ति स्वयं होती है, ये बाह्य भित्ति स्वयं दो भागों के अंदर विभक्त होती है। ये खुद जो होती है दो परतों से मिलकर बनी हुई होती है। वो दो परत कौन कौन सी है, बाह्य भित्ति की दो परतें जो है उसके बारे में हम आगे देखते हैं कि बाह्य भित्ति की दो परतें कौन कौन सी है। हाँ, तो हमें देखना था कि बाह्य भित्ति जो है वो खुद कितने भाग में बटी हुई है। सामान्य सी संरचना अभी हमने देख रहे थे हम जिसकी, परागकण की, और परागकण की सामान्य संरचना के अंदर हमने देखा था कि इस तरीके से एक क्या है, बाह्य भित्ति है जिसको हम एक्साइन कह रहे हैं, और दूसरी जो भित्ति है उसको हम क्या कहेंगे, इंटाइन कहेंगे, जो इसके भीतर होगी। अपेक्षाकृत क्या है, कमजोर है, और यह अपेक्षाकृत मजबूत है, मोटी है और सुरक्षात्मक है, जिसका निर्माण किससे होता है, टेपिटम कोशिकाओं के मध्य उपस्थित उसके जीव द्रव्य के अंदर कुछ कणिकाएं उपस्थित होती है, जिनको हम प्रोयूबिस्काई कहते हैं। प्रोयूबिस्काई स्पोरोपोलेनिन का जमाव होने पर यूबिस्काई में परिवर्तित हो जाती है। वही यूबिस्काई जो है किसका निर्माण करती है, इस बाह्य भित्ति का निर्माण करती है। और इसके अंदर की तरफ जो है वो क्या रहती है, अंतः भित्ति रहती है। अंतः भित्ति के अंदर की तरफ क्या रहेगा, जीव द्रव्य रहेगा, और इसके अतिरिक्त इसके अंदर क्या रहेगा, एक अगुणित केंद्रक, अगुणित केंद्रक होगा। तो ये हो गई आपकी बाह्य भित्ति, और ये हो गई अंतः भित्ति, और ये हो गया आपका केंद्रक, जो कि कैसा है, अगुणित है, हैप्लॉइड। अब हमें क्या करना था, हमें ये देखना था कि ये बाह्य भित्ति जो है वो स्वयं तीन भागों में बटी हुई होती है, बाहर से अंदर की तरफ तीन भाग में बटी हुई होती है। इसमें एक सिंपल सा डायग्राम बना लो। यहां पर ऐसे में डायग्राम बना दो कि ये क्या है, ये सबसे नीचे की तरफ है आपकी इंटाइन,
ये बात अंतःभित्ति, बाकी का मटेरियल जो है जीव द्रव्य है या फिर केंद्र है वो नीचे रह गया। ये क्या है? अंतःभित्ति। अंतःभित्ति के ऊपर इस तरीके से उपस्थित है आपकी बाह्य भित्ति, जो कि 3 स्तरों में बनी हुई है। इस तरीके से इसके 3 स्तर होते हैं और ये 3 स्तर जो है मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बाह्य भित्ति का निर्माण करते हैं। हालांकि इतनी मोटी नहीं होती, परागकण खुद बहुत छोटी संरचना होती है, लेकिन इसको बताने के लिए हम इसको पूरा डिस्क्राइब करते हैं, इसको मोटा करके देखें तो ये खुद जो है इस तरीके से 3 स्तरों में बंटी हुई है। 3 स्तर कौन से? 3 स्तर में यदि हम बाह्य भित्ति की बात करें तो बाह्य भित्ति जो है खुद पहले 2 भाग में, 2 भाग कौन से? यहां पर मैं इसका लिख देता हूं, बाह्य भित्ति। तो इसका पहला भाग होगा, इसको हम क्या कह रहे हैं अंग्रेजी में? एक्साइन। क्या कह रहे हैं? एक्साइन। एक्साइन का बाहरी भाग एक्टो एक्साइन क्या कहलाएगा? एक्टो एक्साइन या परिबाह्य भित्ति। क्या कहलाता है? परिबाह्य भित्ति। और दूसरे वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? अंतः बाह्य भित्ति, जिसको हम कह रहे हैं एंडो एक्साइन। क्या बोलेंगे? एंडो एक्साइन। तो जो बाह्य भित्ति है ये स्वयं कितने भागों में बटी हुई? 2 भाग। पहला कौन सा? एक्टो एक्साइन और दूसरा कौन सा? एंडो एक्साइन। तो यदि मैं इसको क्या कह रहा हूं? इसको कह रहा हूं एंटाइन। क्या कह रहा हूं? एंटाइन। एंटाइन बोले तो अंतःभित्ति। अंतःभित्ति कौन सी वाली? ये वाली, जो कि जीव द्रव्य को घेरे हुए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या रहेगा? जीव द्रव्य रहेगा। अब इसके ऊपर क्या आएगी? इसके ऊपर आएगी एंडो एक्साइन। क्या आएगी? एंडो एक्साइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एंडो एक्साइन। ये होगी आपकी एंडो एक्साइन, जो कि एंटाइन के जस्ट ऊपर है एंडो एक्साइन। अब इस एंडो एक्साइन के ऊपर आपको 3 स्तर दिख रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये तीनों स्तर जो है, इन तीनों स्तरों को एक साथ में क्या बोलते हैं? एक्टो एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्टो एक्साइन या परिबाह्य भित्ति। क्या बोलेंगे? परिबाह्य भित्ति। परिबाह्य भित्ति बाहर वाली और अंतःबाह्य भित्ति अंदर वाली होती है। अब जो परिबाह्य भित्ति होती है ये स्वयं कितने भागों में बंटी हुई होती है? 3 भागों के अंदर बंटी हुई होती है, जिनके नाम है टेक्टम। टेक्टम। दूसरा भाग होता है जिसका नाम होता है बैक्यूलम, और तीसरा भाग जो होता है उसका नाम होता है फुट लेयर। फुट लेयर। अब नाम से स्पष्ट है कि फुट फुट मतलब पांव, पांव नीचे होते हैं, सबसे नीचे। तो सबसे नीचे वाला स्तर जो है इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहता है फुट लेयर। इसको क्या बोलेंगे? फुट लेयर। ये जो बीच में आपको डंबल्स दिख रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बैक्यूलम। बैक्यूलम। और सबसे ऊपरी स्तर जो है वो कहलाता है टेक्टम। क्या कहलाता है? टेक्टम। तो कहने का मतलब ये होगा कि जो परागकण स्वयं है, परागकण दोहरी भित्ति युक्त होता है। बाहर वाली भित्ति जो होती है उसको क्या कहते हैं? बाह्य भित्ति, एक्साइन। अंदर वाली भित्ति जो होती है उसको क्या बोलते हैं? अंतःभित्ति, एंटाइन। अब जैसे ये एंटाइन, ये पूरी एक्साइन। फिर एक्साइन को फर्दर रूप से हमने कितने भाग में डिवाइड किया? 2 भाग में, एक्टो एक्साइन, एंडो एक्साइन। एंडो एक्साइन कौन सी? ये वाली। एक्टो एक्साइन कौन सी? ये बाहर वाली। फिर हमने एक्टो एक्साइन को फर्दर रूप से कितने भाग में डिवाइड किया? 3 भाग। पहला भाग कौन सा? टेक्टम, जो सबसे बाहरी है। दूसरा भाग कौन सा? बैक्यूलम, जो कि ये दिख रहे हैं डंबल्स लाइक। और तीसरा जो होता है फुट लेयर, जो कि सबसे नीचे का स्तर होता है। तो ये होगी आपकी किसकी? बाह्य भित्ति की संरचना। इस बाह्य भित्ति की संरचना में मैंने पहले ही बोला आपको कि कुछ क्या उपस्थित होते हैं? छिद्र, जिनको हम क्या कहते हैं? जाम पोर कहते हैं। क्या बोलते हैं?
ये है क्या? ये है लघु बीजाणु परागकण। अब ये परागकण क्या करेगा? डेवलप करेगा, इसका अंकुरण होगा, डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होगा तो ये निर्माण करेगा किसका? नर युग्मकों का। नर युग्मकों भेद में बदलेगा और नर युग्मकों भेद के बाद उसके अंदर क्या निर्मित होंगे? नर युग्मक। नर युग्मक मतलब क्या होगा? ऐसे केंद्रक होंगे जो अगुणित होंगे। अब देखिएगा इसका डेवलपमेंट जो होता है वो दो तरीके से होता है, उसको हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन ये जो पोर्स होते हैं, इन पोर्स का काम क्या होता है? जब इस परागकण का अंकुरण होना होता है या हो रहा होता है, उस दौरान जो ये अंतःभित्ति है, ये अंतःभित्ति कुछ यूं फूलकर इससे बाहर आएगी और निर्माण करेगी किसका? पराग नलिका का। तो ये जो पराग नलिका बनेगी, ये पराग नलिका कब बनेगी? जब ये परागकण अंकुरित हो जाएगा। आई बात समझ में? और यही पराग नलिका का विकास होने के बाद ये अंकुरित परागकण जो है, यही क्या कहलाता है? आपका युग्मकोद भेद पीढ़ी जो है वो कहलाती है, या गैमेटोफाइटिक जनरेशन कहलाती है। अब हम आगे देखने वाले हैं कि इस नर युग्मकोद्भिद जो है, इसकी संरचना क्या होती है और इसका विकास कब और कैसे होता है। अगले टॉपिक में हम देखने वाले नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? मूल मुद्दा हमें समझना है इसका डेवलपमेंट। स्ट्रक्चर हमने अभी देखी थी परागकण की, और परागकण की स्ट्रक्चर में हमने जो कुछ देखा वो हमें याद रखना है कि उसमें दोहरी भित्ति होती है, एक्साइन और एंटाइन। एक्साइन जो है वो स्मूथ भी हो सकती है और रफ भी हो सकती है, चिकनी भी हो सकती है या कांटे युक्त खुरदरी भी हो सकती है, कंटक युक्त। और अंदर वाली जो होती है एंटाइन, ये सपाट होती है, समतल होती है, सीधी होती है। इसके अंदर हमने कहा था कि इसमें गाढ़ा जीव द्रव्य भरा है, और साथ ही साथ क्या होता है? एक अगुणित केंद्रक होता है। अब इस परागकण का जब अंकुरण होना होता है तो उस दौरान क्या होता है? इसमें वृद्धि और विकास होना शुरू होता है, इसमें वृद्धि शुरू होती है, इसका आकार बढ़ता है, परागकण का आकार बढ़ता है। अब जब इसका आकार बढ़ता है तो इसके केंद्रीय भाग में एक रिक्तिका बन जाती है, ये दो झिल्ली, इसके केंद्रीय भाग में एक बड़ी वैक्यूल बनती है। इस प्रावस्था को क्या कहते हैं? ये बन गई क्या? रिक्तिका, या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वैक्यूल। तो इस वैक्यूल का जो निर्माण हुआ, जिसकी वजह से केंद्रक जो है वो एक विशेष दिशा में विस्थापित हो गया। इसका जो अगुणित केंद्रक था, वैक्यूल का फॉर्मेशन होने से एक दिशा में विस्थापित हो गया। और इस प्रावस्था को, रिक्तिका के निर्माण की प्रावस्था को क्या बोलते हैं? वैक्यूलेशन। क्या बोलते हैं? वैक्यूलेशन। रिक्तिका भवन बोलते हैं। अब रिक्तिका भवन के परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि जो केंद्रक है वो एक तरफ सरक गया। अब इस एक तरफ सरके हुए केंद्रक के अंदर क्या होगा? समसूत्री
विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन। लेकिन ये असहक विभाजन, ऐसा विभाजन जिसमें दो कोशिकाएं बनेगी, जिसमें से एक कोशिका का आकार छोटा होगा, दूसरी कोशिका का आकार बड़ा होगा, ऐसा समसूत्री विभाजन। इसका जो डेवलपमेंट होता है नर युग्मकोद्भिद का, ये मैं पहले आपको बता दूं, यह 2 स्टेप में होता है। इसका एक स्टेप होता है परागण से पूर्व, और दूसरा स्टेप होता है परागण के पश्चात। पूरा जो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन है, इसका डेवलपमेंट जो है वो 2 स्टेप में होता है। एक तो परागण से पूर्व, अर्थात परागकण जब पराग कोश में है तब उसका फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ प्रोसेस जो है वो, कुछ स्टेप्स जो है वो तब तक हो जाते हैं, और शेष बचे हुए स्टेप्स जो है वो परागण के पश्चात होते हैं। तो परागण से पूर्व क्या होगा? ये विभाजन हुआ, पहले वृद्धि हुई, वृद्धि के बाद रिक्तिका का निर्माण हुआ, केंद्र की एक तरफ सरका, और उसके अंदर विभाजन हुआ। विभाजन होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा? इस पराग कण के अंदर जो अंतःवित्ती है, इसके अंदर 2 केंद्रक विकसित हो जाएंगे। एक केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा और दूसरा केंद्रक अपेक्षाकृत छोटा होगा। जो छोटे वाला केंद्रक होगा उसको जर्म न्यूक्लियस या फिर जनन केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? जनन केंद्रक या जर्म न्यूक्लियस। ये बोल दिया मैंने, जर्म न्यूक्लियस। दूसरा जो केंद्रक होता है इसको बोलते हैं कायिक केंद्रक, सोमेटिक न्यूक्लियस, कायिक केंद्रक। इसके पश्चात क्या होता है? इन दोनों में थोड़ा सा इसके बीच का जो जीव द्रव्य है उसमें भी विभाजन होता है, लेकिन ये विभाजन बराबर समान न होकर यहाँ पर एक पट्ट का निर्माण होता है, और जिससे एक छोटी सी कोशिका और एक बड़ी कोशिका बनती है। जो जनन केंद्र युक्त छोटी सी कोशिका बनती है इसको बोलते हैं जनन कोशिका। इसको क्या बोलेंगे? जर्म सेल या जनन कोशिका। और ये जो दूसरे वाली कोशिका है इसको क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। कायिक कोशिका आकार में बड़ी और जनन कोशिका आकार में छोटी होती है। दोनों कोशिकाएं आकार में समान न होकर जनन कोशिका आकार में छोटी और कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है। इसका आकार बड़ा। प्रारंभिक प्रावस्थाओं में यह देखा जाता है कि जो जनन कोशिका है यह पराग कण की भित्ति से चिपकी हुई रहती है। ये जो पराग कण की अंतःभित्ति है इससे जनन कोशिका चिपकी हुई रहती है, और ये इधर का बड़ा जो भाग दिख रहा है ये कौन सी है? कायिक कोशिका। उसके बाद क्या होता है? ये जो जनन कोशिका है ये धीरे धीरे इस अंतःभित्ति जो है, अंतःचोल जिसको हम कह रहे हैं, टाइम, परागकण की जो आंतरिक भित्ति, इससे टूटकर पृथक हो जाती है और इस कायिक कोशिका के भीतर आ जाती है। तो जिससे क्या होगा? इस तरीके से बन जाएगा। ये हो गई आपकी बाह्य भित्ति, ये हो गई अंतःभित्ति जिसके अंदर कायिक केंद्रक है, ये कायिक केंद्रक पड़ा है। और जो जनन कोशिका है जिसके चारों तरफ ये भित्ति आई थी, यह यहां से पृथक होकर इस केंद्र के चारों तरफ इसकी अपनी भित्ति आ जाएगी, और जनन कोशिका जो है ये इसके अंदर आ जाएगी। इसके अंदर आ गई, कायिक कोशिका के अंदर आ गई, और ये वापस मिल गया। अब ये हो गई कायिक कोशिका बड़ी वाली जिसका ये केंद्रक है, अनियमित आकार का केंद्रक होता है। कैसा होगा? ये कायिक केंद्रक है जो कि अनियमित आकार का होगा, जिसका कोई आकार नहीं, अनियमित आकार का। जबकि यह जो कोशिका बनी जनन कोशिका, यह प्रारंभ में तो गोलाकार होती है। यहां कैसी होती है? अंडाकार। अंडाकार।
लेकिन बाद में ये हो जाती है बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव, उभयावतल कह लो या फिर यो कह लो छड़ के आकार की हो जाती है, छड़ के आकार की, जिसकी वजह से ये ऐसे लंबी सी हो जाती है, जिसकी वजह से जब पराग नलिका का विकास होगा तो ये उस पराग नलिका के अंदर आसानी से चल सके। अब ये जितने भी काम हुए ये हुए परागण से पहले, अभी तक जो काम हुआ है ये परागण से पहले का हुआ। अब इस परागकण का क्या होगा, यहां से परागण हो जाएगा और ये पराग कोश से जो है ये निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा। जब ये वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा तो उस दौरान क्या होगा, वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचकर पहले तो ये उसकी पहचान करेगा कि ये इसी पादप की है या नहीं है, और यदि पहचान में ये हो जाता है कि ये इसी पादप की है तो उसके बाद क्या होगा कि ये पराग कण जो आ रहा है ये इसके ऊपर मान लेते हैं, यहाँ एक छिद्र है जिसको हम जम पोर कह रहे हैं, जनन छिद्र कह रहे हैं। इसकी जो अंतःभित्ति है इसमें अब काई केंद्रक है तो ये हो गया अंतःभित्ति। अब ये अंतःभित्ति जो है इन टाइम ये इस तरीके से वृद्धि करती है, किसमें, वर्तिका के अंदर, वर्तिका अग्र में छेद करके वर्तिका के अंदर इस तरीके से वृद्धि करती है। इसमें रह कौन गया, एक तो रह गया काई केंद्रक जो अनियमित आकार का, और दूसरा कौन रहेगी, जनन कोशिका। जनन कोशिका जो है ये कैसी होती है, इस तरीके से लंबी हो जाती है और ये लंबी होकर किसमें आ जाती है, पराग नलिका के अंदर आ जाती है। कई स्थितियों में ये होता है कि ये जनन कोशिका जो है इस जनन कोशिका का इस पराग कण के अंदर ही समसूत्री विभाजन हो जाता है। कई बार पराग कण के अंदर ही समसूत्री विभाजन हो जाता है जिससे ये एक से दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि ये पराग नलिका के अंदर आकर दो टुकड़ों में विभाजित होती है और उसका प्रत्येक टुकड़ा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, नर युग्मक कहलाएगा। तो अगले स्टेप में हम देख रहे हैं कि ये इसकी बाह्य भित्ति और ये इसकी अंतःभित्ति थी और ये बन गई आपकी पराग नलिका, और इस तरीके से ये इसका कायिक केंद्र, कायिक केंद्र जो है अब आ जाएगा किसके अंदर, पराग नलिका के अंदर। इसको हम कहेंगे कायिक केंद्रक। इसके अंदर आई हुई जनन कोशिका जो है वो समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण, दो नर युग्मकों का निर्माण कर लेती है। अब ये जो है ये क्या बन गए, मेल गैमेट्स बन गए। क्या बन गए, मेल गैमेट्स। और ये जो प्रावस्था है ये पूरी प्रावस्था जो है ये क्या कहलाती है आपकी, नर युग्म कोदभिद अवस्था कहलाती है। ये अवस्था कौन सी है, नर युग्म कोदभिद अवस्था है, और नर युग्म कोदभिद अवस्था में ही क्या बने हैं, नर युग्मकों का निर्माण हुआ है। आई बात समझ में। तो ये नर युग्म कोदभिद अवस्था जो है इसके बाद ये किसके अंदर की बात हो रही है, वर्तिका के अंदर की बात हो रही है। अब देखिएगा इसको एक बार हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं क्योंकि ये तो सिर्फ नर युग्मक बने, मादा युग्मक का निर्माण अभी तक नहीं हुआ, और जब मादा युग्मक का निर्माण नहीं हुआ है तो मादा युग्मक का निर्माण इसके पास की जो वर्तिका है उसके अंडाशय के अंदर, वर्तिका जो है उसके अंडाशय के अंदर हो रहा है, और वहां पर ये नर युग्मक पहुंचेगा। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, मादा जनन संरचना जो पूरी है जिसको हम जायंग कह रहे हैं, अंडक कह रहे हैं, उस अंडक की संरचना को पढ़ेंगे। उसके अंदर अंडाशय कैसा होता है, उसमें कितने कोष्ठ होते हैं, उसमें कैसे बीजांड होता है, बीजांड की संरचना क्या है, मादा युग्मकोद्भिद क्या है, फिर मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण बीजाणु धनी क्या है, भ्रूण बीजाणु क्या होता है, उन सभी संरचनाओं के बाद में का अध्ययन करेंगे। और उनका अध्ययन करने के बाद हम फिर से तो इसका अध्ययन करने के बाद हम फिर से यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ आकर हम फिर से क्या देखेंगे कि ये जो नर युग्मक है मादा युग्मक के साथ
निषेचन करेगा और निषेचन करके एक निषेचन में अंडाणु के साथ निषेचन होगा, जिसको हम वास्तविक निषेचन कहेंगे, जिससे क्या भ्रूण का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा जो नर युग्मक है वो निषेचन करेगा द्वितीयक केंद्रक के साथ, और इसको हम बोलेंगे त्रिसंलयन, और त्रिसंलयन के फलस्वरूप भ्रूण कोश का निर्माण होगा। तो ये सारी संरचनाएं हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, तो तब तक बने रहिएगा साथ में और पढ़ते रहिएगा। यदि अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ इसको बांटिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिएगा। नमस्कार।